एक देख रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। 1000 सालों में जो परिवर्तन हुए उनकी पड़ताल। इसमें ये कुछ चित्र हैं और ये चित्र हम यूज करेंगे या यहाँ पर लौटेंगे जब भी हमें इनकी जरूरत होगी सवाल जवाब में। सवाल जवाब जो हमने रखे हैं या करने हैं वो सारे ऐसे हैं जो पूरे चैप्टर को, पूरे डिस्कशन को कवर करेंगे। यानी यहाँ पर हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप उस चैप्टर को यहाँ क्वेश्चन आंसर से समझ सकते हैं। पहला सवाल है, कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफी मतलब होता है द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। तो जो लोग मैप बनाते हैं, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारे पास सेंट्रल एजेंसी है जो मैप बनाती है। ऐसे लोग, कई लोग जो है वो अपने इंडिपेंडेंट तौर पे मैप बनाते हैं। अगर आपको अपने दोस्त को बताना हो कि भाई तुम्हें मेरे घर आना है, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ चलो, यहाँ से परचून की दुकान आएगी, बाएं मुड़ जाना, दाएं मुड़ जाना, यहाँ मेरा घर है। ये मैप हो गया। तो कार्टोग्राफर कौन सा बंदा होता है जो क्या बनाता है? तो अब आप समझ गए होंगे, मैप्स बनाता है। मैप्स, इसका उत्तर क्या होगा? कहीं कहीं अगर कुछ ऐसे उत्तर होंगे तो हम उसे परिवर्तित भी करेंगे, ठीक है। तो मैप्स है इसका उत्तर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये रेफरेंस क्यों आया इस चैप्टर में। रेफरेंस ऐसा आया कि मोहम्मद अल इदरीसी और गुलाम डे लिजली, ये अरबी थे और ये फ्रांसीसी थे। तो इन्होंने 600 साल के अंतराल में मैप बनाए पूरे विश्व के। और वो जो मैप हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन थे, लेकिन ये जो इन्होंने मैप बनाया, गुलाम ले डिजले, इनका मैप काफ़ी सटीक था। इनका भी था, लेकिन इस मैप के कारण इस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, इन विच सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब हुआ ये कि सवाल इस तरीके से आया कि बाबर ने ये बताया था, क्योंकि शब्द कौन सा है, वो है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान की व्याख्या या इसका यूज कई लोगों ने किया। बाबर ने भी बताया, यहां तक कि अमीर खुसरो ने भी बताया कि हिंदुस्तान का क्या मतलब है। ऐसी यहां पर जो आप देख रहे हैं, मिनहाज सिराज, जो मिनहाज सिराज है, इन्होंने भी बताया। ये इतिहासकार थे। तो ये हो गए, बाबर हो गए, अमीर खुसरो हो गए, इन्होंने हिंदुस्तान का वर्ड यूज किया अलग अलग कारण से, अलग अलग चीज को दर्शाने के लिए। ओके, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि किस सेंचुरी में, तो उसका उत्तर है 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सदी में। Why do historians today have to be careful about the terms in the past? आज जो उनके पास है और जो पहले था, उन शब्दों को, उस शब्दावली, उस व्याकरण को समझने के लिए उनको केयरफुल क्यों होना पड़ता है? पहले मैं इसका उत्तर बताता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका उत्तर है, बिकॉज द टर्म्स मेंट डिफरेंट इन द पास्ट। इसका मतलब है, एक शब्द जो पहले था वो आज नहीं है, आज है तो पहले नहीं था, उसका मतलब। जैसे अगर आप हिंदुस्तान लेंगे, पहले हिंदुस्तान का डिस्कशन मैं कर चुका हूं, तो मैं एक वर्ड लेता हूं, विदेशी। विदेशी, ओके। विदेशी जो शब्द है वो आज हम क्या समझते हैं? हमें कोई भी गोरा दिख जाए, कोई भी गोरा दिख जाए, हम कहते हैं फॉरेनर है, ये विदेशी है, किसी दूसरे देश से आया है। लेकिन पहले ज़माने में, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, 750 से लेकर 1750 ईस्वी की बात कर रहे हैं, इस ज़माने में क्या होता था? अगर आपका ये एक गांव है, इस गांव की अलग संस्कृति है, अलग कला है, यहाँ से अगर एक आदमी इधर आता है तो वो फॉरेनर होगा, वो विदेशी कहलाता था। इसको अजनबी कहते थे हिंदी में, और ऐसे ही और भी शब्दों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो साहब यहाँ आते थे, ऐसा हो गया। अब मान लीजिए कोई एक जंगल से आ रहा है, वनवासी, उसको भी ये फॉरेनर कहेंगे, विदेशी कहेंगे। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज तो आप कोई भी गोरा देखेंगे तो विदेशी कहेंगे। अगर आपको साउथ इंडिया का आदमी भी अगर नॉर्थ ईस्ट में दिखे, मतलब अगर आपको शिलोंग में कोई मदुरई का आदमी दिख रहा है, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही कंट्री के। पहले ऐसा नहीं होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट। तो इसका मैंने काफी अच्छा डिस्कशन दे दिया है आपको। अच्छा है नहीं पता, लेकिन डिस्कशन दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हिंदी में इसको परदेसी, अच्छा, ये फारसी या उर्दू में कहा जाता था अजनबी। अजनबी कौन हो तुम, और कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, स्ट्रेंजर। ये तो खैर अपने माइकल जैक्सन साहब का एक बहुत मशहूर गाना रहा
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट? इंडिजिनस, इंडिजिनस यानी उसी शहर का, उसी गांव का, उसी नेटिव। तो इंडिजिनस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट। तो फॉरेनर का मतलब ये नहीं था कि भाई आप कोई स्ट्रेंजर है, परदेसी है, अजनबी है, जो कि आजकल के इसमें इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब होता है हमारे इलाके का, हमारे इलाके का। ये वो मीनिंग नहीं थी, नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट। कि भाई आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप गुजरात के हैं और आप बंगाल के हैं तो आप एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है। इन विच पीरियड डिड द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली? पहले जमाने में जो हमको पता चलता है, मैं अगर आपको चित्र दिखा पाऊं, हाँ, पहले क्या होता था कि सिक्कों से या खुदाई से या कोई भी ऐसी चीज जो हमको आकर्षित करती थी या कुछ अलग लगती थी, या हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके लिए कुछ ऐसी चीज लगती थी कि हाँ ये जरूर कुछ पुराना है, तो उससे वो काम करते थे। लेकिन अब जो ये जमाना आया 750 से 1750 की बात जो हम कर रहे हैं, वहां पर ये लिखित तौर पे चीजें बहुत बढ़ गई। उसका कारण ये था पेपर, कागज, कागज मिलने लगा, सस्ता भी था। तो यहाँ पर टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब लिखित सामग्री, लिखी हुई सामग्री बहुत बढ़ गई। तो ये है 700 से 1750 के बारे में बात कर रहे हैं, ये चैप्टर का भी मजमून है, 700 से 1750। विच टाइप ऑफ पीपल कलेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट? कौन लोग पांडुलिपि जमा करते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट वो होता है जो हाथों से लिखी जाती है। जैसे अगर आप एक कागज लें और उसको टाइप ना करें बल्कि अपने हाथों से लिख दें, राइट, ऐसे ऐसे करके, तो वो जो होगा वो आगे के 100 साल बाद वो मैन्यूस्क्रिप्ट बन जाएगा, आपने आज जो लिखा है। इसी तरीके से कौन से तरीके के लोग थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट करते थे? तो वो लोग हैं अमीर लोग, वेल्दी लोग। बल्कि आपको मैं बताऊं, अगर आप गांधी जी का चश्मा देखेंगे या ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो एक जमाने पहले लोगों की रही, उसको लोग करोड़ों में, अरबों में खरीदते हैं आजकल के जमाने में। वेयर वर दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्लेस्ड? कहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती है? अब आर्काइव्स में रखी जाएंगी, है ना, या फिर कहाँ रखी जाएंगी? लाइब्रेरीज में रखी जाएंगी, घर पे तो रखी नहीं जाएंगी। तो लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालयों में, और आर्काइव्स जो होते हैं अभिलेखागार, अभिलेखागार। जैसे लाइब्रेरी तो आपकी कॉलेज में भी हो सकती है, स्कूल में भी हो सकती है, लेकिन अगर आप एक स्टेट की बात करें या पूरे हमारे नेशन की बात करें, तो हर एक स्टेट में देखा गया है कि एक आर्काइव्स होता है, अभिलेखागार। आर्काइव्स मतलब होता है जिससे हम चीजें आर्काइव कर सके, निकाल सके, तो वहां पर रखी जाती है पांडुलिपियां, मैन्यूस्क्रिप्ट। जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन, भाई ये साहब है जियाउद्दीन बर्नी। कहां पहुंच गए? ये जियाउद्दीन बर्नी। तो इन्होंने कब लिखा था? ये साहब है जियाउद्दीन बर्नी। तो इन्होंने लिखा था 14वीं सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में। एक्चुअली इन्होंने 2 लिखे थे, एक पहले लिखा था, फिर जस्ट 2 साल बाद, 2 साल बाद दूसरा लिखा था इन्होंने। तो पहला तो लोगों को मिल गया था, मतलब पुरातत्वविद्वाओं को मिल गया था, बल्कि हिस्टोरियंस को मिल गया था। दूसरे मिलने में काफी समय लगा, बल्कि मिला ही नहीं होगा शायद। In which centuries were the term क्षत्रिय applied more generally to group of warriors? तो कौन से सेंचुरी में जो क्षत्रिय था, आपको याद होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा हमारे समाज में एक वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय थे वो लोग थे वॉरियर, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए ये लड़ते थे, सैनिक थे, सामंत थे और राजा थे, ये सब क्षत्रियों में आते थे। तो कौन से सेंचुरी की बात हो रही है इसमें? उत्तर है 8वीं और 14वीं, बिटवीन 14वीं मतलब 8वीं और 14वीं, इसके बीच, इसके दरमियान आप कह सकते हैं। Which language was spoken during 14th century in present Bengal region? आज का जो बंगाल रीजन है वहां पर क्या बोली जाती थी? वहां पर बोली जाती थी गौरी, गौरी। Which is the holy book of Muslims? मुस्लिम्स के लिए होली बुक कौन सी है? आइए जरा देखते हैं। ये है मुस्लिम्स, और इनके लिए जो सबसे होली बुक है, जैसे हिंदुओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, ये सब होते हैं। उसके अलावा अगर आप क्रिश्चियंस के लिए लें तो क्या होते हैं? बाइबल। यहां पर कुरान है, कुरान, कुरान। Who had accepted the authority of early Muslim leaders? किन्होंने, जो पहले के मुस्लिम लीडर्स हैं, उनकी अथॉरिटी या उनका नेता, एज ए नेता, उनको एज ए लीडर मान लिया? तो वो थे सुन्नीस। देखिए,
शिया सुन्नी में क्या डिफरेंस है वही मैं आपको बता देता हूँ। शिया सुन्नी में अंतर ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे जो नबी रहे, हुजूर रहे मुसलमानों के, उसमें जब जिनका देहांत हुआ या जब ये ख़त्म हुए, तब उसके बाद शिया साहब ने कहा, शिया लोगों ने ये था कि इनके जो दामाद है हज़रत अली, क्योंकि वो इनके दामाद हैं और उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए इनको नेक्स्ट नेता बनाया जाए, लीडर बनाया जाए। लेकिन सुन्नी पक्ष का ये कहना था कि जितने भी खलीफा है वो लोग होंगे जो हुजूर की तरह, मतलब ऐसे पावरफुल हो या जिनके लोग मानते हो, जो नेता और लीडर बनने लायक हो, ऐसे नहीं कि बस रिश्तेदार है इसलिए बना दिया। तो ये खलीफेट, उस पे विचारधारा इनकी है सुन्नियों की। तो ये डिफरेंस है। तो सुन्नियों ने जो अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट की मुस्लिम लीडर्स की। पहले prosperity in the subcontinent attract trading companies of which region? आपको याद होगा हिंदुस्तान जो है वो क्या था, सोने की चिड़िया। आपको याद होगा सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया में लोग जरूर आएंगे क्योंकि भाई उनको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कमाना है, खाना है। तो जितने भी लोग हमारे यहाँ आए वो इसलिए आए क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉस्परस थे। तो कौन सा लोग हमारे आए? यूरोपियन लोग आए हिंदुस्तान में। एक्चुअली मैं इसको हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, सब कॉन्टिनेंट कहूँगा। उस ज़माने में या आज भी हमारा जो एशिया है, एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें हमारा एक अलग से कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया, अब ले लिए नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो है वो बाकी जगह से इस तरीके से अलग है, मतलब कोई ना कोई प्राकृतिक पहाड़ों से या किसी तरीके से अलग दिखाई देते हैं, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। यूरोपियन इसका आंसर। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। ठीक, कौन कौन साहब क्या क्या थे? क्रॉनिकलर कौन थे? पोएट कौन थे? मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मैं कुछ मिलाऊंगा और कुछ आपके लिए मैं नेक्स्ट डिस्कशन के लिए छोड़ूंगा। कार्टोग्राफर कौन साहब थे? अल इदरीसी कार्टोग्राफर थे, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, मैं दिखाता भी चलूंगा। ये अल इदरीसी, देखिए मैप भी दिख रहा है, तो अल इदरीसी कार्टोग्राफर थे। फिर उसके बाद एक क्रॉनिकलर रहे। क्रॉनिकलर मतलब ये होता है जो लिखते थे, इतिहास के बारे में लिखते थे, बाकी चीज़ों के बारे में लिखते थे। तो क्रॉनिकलर हो गए मिनहाज सिराज। कहाँ हो गए ये साहब? इनको भी देख लीजिए, ये मिनहाज सिराज। पोएट अमीर खुसरो साहब, ये एक पोएट थे, यहाँ मिला लीजिए। अब नैस्टैलिक स्टाइल और जो शिकस्त स्टाइल है, ये क्या है? ये आपके चैप्टर में दो अलग अलग तरीके से इनका कहीं कहीं वर्ण दिखाए गए हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश हमने लिख रहे हैं ना, इस तरीके से दिखाया गया है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? चलिए मैं आगे बताता हूँ। ये तीनों तो हमने मैच कर लिए, आपको क्या लगता है? तो क्रॉनिकलर हो गए मिनाज सिराज, पोएट हो गए आपके अमीर खुसरो, कार्टोग्राफर हो गए अल इदरीसी। तो जो नैस्टैलिक स्टाइल है वो बहुत डेंस है और पढ़ने में बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो शिकस्त स्टाइल है वो इजी है। यानी नैस्टैलिक स्टाइल देखें तो अगर मैं बताने की कोशिश करूं इसको, तो बहुत ही ऐसे पास में, ऐसे करके पास में। अगर मैं मान लीजिए मैं लिखता हूँ पोएट लिखता हूँ, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ तो समझ पाएंगे। तो बस समझ लीजिए नैस्टैलिक इस तरीके की थी, ऐसी वाली, और शिकस्त जो थी वो कुछ इस तरीके से, कर्सिव एंड ईजी। फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। डैश प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस। क्या क्या चीज़ें हिस्टोरियंस को देती है, मतलब जो हमारे इतिहासकार हैं उनको क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कौन देता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। दिखा देते हैं मैं आपको, ये इस तरीके से पांडुलिपि की बात मैं कर रहा हूँ, हस्तलिखित जो भी चीज़ होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जातीज वर इन्फोर्स बाय। कौन लोग जाति के रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फोर्स करते थे? होता यह था कि बहुत सारी जातियां बन गई थी। तो जातियां जो थी, एक गांव की जाति हो गई, यहाँ पर जो लोग हैं उनके रहने सहने के नियम थे कि भाई आप कैसे रहेंगे। अब इतने सारे लोग हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जिसको हम आजकल पंचायत कहते हैं या हम खाप पंचायत कहते हैं, ये लोग जो डिसाइड करते थे, ये लोग लागू करते थे कि भाई आपको ये फॉलो करना है, आपको गलत नहीं करना है, जो भी उन्होंने नियम बना रखे थे, कानून बना रखे थे। तो ये जातीज वर एनफोर्स्ड बाय, ये जो सभा थी इसको कहते हैं हम जाति पंचायत। सभा को कहते हैं जाति पंचायत। नॉलेज ऑफ डैश अर्न ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। संस्कृत, पुराण, जितने भी वेद थे, पुराण थे, उनको समझने की, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत जानते थे, तो बेसिक आंसर इसका संस्कृत है।
संस्कृत जानने के कारण ब्राह्मणों की बहुत इज्जत हो गई थी, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। द मुस्लिम्स हैव 2 डिविजन्स, कौन कौन से? शिया सुन्नी। शिया सुन्नी, इसका डिस्कशन मैंने पहले दे दिया आपको। डैश हैड कंट्रोल्ड एन एम्पायर फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन द वेस्ट। तो ये बताया गया, एक्चुअली इसमें मेरे पास मैप तो है नहीं उस चीज़ का, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि भाई एक पूरे इलाके, यानी आप समझ लीजिए अगर हिंदुस्तान का बंगाल यहाँ है तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये पूरा इलाका जो है ये इनके पास था, या इनके कंट्रोल में था। तो इनका नाम है ग्यासुद्दीन बलबन। क्या नाम है? ग्यासुद्दीन। केवल बलबन नहीं लिखेंगे आप, बाकायदा लिखेंगे ग्यासुद्दीन बलबन। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड बिटवीन 12th सेंचुरी। जो टेक्नोलॉजी थी, साइंस था मैप बनाने का या मानचित्र बनाने का, ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में काफ़ी चेंज हुई। बिल्कुल सही है, जैसे हमने देखा कि जो अल इदरीसी साहब का था, और उसके बाद जो मैंने आपको एक नाम साहब बताया था, ये GD कर देता हूँ, ग्वालेम डी लेजली, ठीक, इनका और इनका बड़ा अलग अलग मैप था। तो वाकई में सही है, इसमें इसको लेजली कर देते हैं। वी हैव मैनी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट टू गेट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल गलत है। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये तो देखिए, अगर आप आज ये किसी कागज में लिखें, ये तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा, क्योंकि बनता किससे है? ये पेड़ों से बनता है। अगर इसको संजो के संरक्षण करके इसको आर्काइवल में, लाइब्रेरी में ठीक से रखा नहीं गया, तो ये फॉल्स कर दीजिए इसको। बिटवीन 8th and 14th century द टर्म क्षत्रिय वर यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ ब्राह्मणास। ये गलत हो गया ना, क्षत्रिय मतलब राजपूत, राजपूत ये तो गलत हो गया, ब्राह्मण सही है, ये है राजपूत क्षत्रिय, ठीक है। स्टेटस ऑफ जाति रिमेन सेम फ्रॉम रीजन टू रीजन। चैप्टर में आपके क्लियर दिया हुआ है, एक रीजन में जो जाति थी, यहाँ जो जाति 1 है और वो जो जाति 1 यहाँ है, ये दोनों जाति का सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तौर पे इनका लेवल अलग था, रीजन टू रीजन डिपेंड करता था। तो ये रिमेन सेम को फॉल्स कर दीजिए। मुस्लिम हैड 2 स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड शफी। ये तो सही है। अच्छा, ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो ब्रॉड अगर देखा जाए तो शिया सुन्नी है, लेकिन आपके चैप्टर में दिया हुआ है हनफी और शफी, ये ट्रू है। तो साहब ये सवाल जवाब हुए इस चैप्टर के। कोशिश की हमने जितनी भी चीज़ें पूछी गई वो हम सब कवर कर लें और हर तरीके का सवाल इसमें ले लें, ताकि आप चैप्टर भी समझ जाएं। बहुत शुक्रिया।